नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। आज हम लोग आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर MED 002 जिसका कोड है और 008 जिसका कोड है उसका वीडियो आपके लिए लेकर के आए, जिसमें आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम हर जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड उसके लिए एक ऐसा करंट वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ठीक, बिना देर के शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे सामने MED 008। इसे हम कहते हैं क्या? ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन और एनवायरनमेंट, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। अगर आप इस वर्ड्स के मीनिंग को समझ पाओगे तो इसके बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे। हम सब लोग जानते हैं कि भाई एनवायरनमेंट तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बच्चा एक्सपर्ट होता है, हम सारी बातें समझ पाते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, किस चीज़ से नुकसान हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जो 2-4 चीज़ों में नॉलेज अपनी और बढ़ानी है वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई सारे जो कह सकते हैं ना, जो आंदोलन वगैरह किए हो, जिन्होंने मेघा पाटकर वगैरह ऐसे लोगों के नाम पता होने चाहिए जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए हो, लीड किया हो, मास लीड किया हो एनवायरनमेंट में। अमृता बिश्नोई जिसमें एक नाम आ सकता है ना, तो आपने चिपको मूवमेंट, चिल्का झील मूवमेंट, ऐसे कई सारे मूवमेंट के नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे इससे पहले भी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है भाई? ग्लोबलाइजेशन हम सब जानते हैं ये एक तरीका है जिससे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो क्या है, वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, कह सकते हैं कि आप मिक्सिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसे मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसके एग्जाम में बहुत सारे मेरिट हो सकते हैं, बहुत सारे डीमेरिट हो सकते हैं, फायदा नुकसान दोनों पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फायदा और नुकसान हम क्या क्या बता सकते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन का दुनिया का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, सब अगर मैं इसकी बात करूं, या लाइक यहाँ पर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूं, मैं इसकी अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूंगा तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हुआ है वो हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, दुनिया में क्या हुआ है कि ग्रोथ बढ़ी है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ क्या हुआ, कल्चरल ट्रांसफर हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हो। कल्चरल ट्रांसफर हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, और इश्यू ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि इश्यू ट्रांसफर होते हैं। क्या बात है, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे आपको पता है कि अब एक ज़माना था कि हिंदुस्तान केवल दूसरे देशों से खरीदा करता था, हथियार हो चाहे ऑयल हो। अब इंडिया में कई जगह वैसी बन चुकी हैं जहां पर से ऑयल मतलब या गैस जो होती है इंडिया निकालता है। ठीक है, गुजरात में जगह है ऐसी, आपको पता ही होगा। हथियार बनाने के टाइम एक टाइम ऐसा था कि इंडिया केवल दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहा करता था कि हमें हथियार दूसरों से ही लेने हैं, लेकिन आज हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि अपने हथियार खुद भी बना सकते हैं। इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने बनाया है, इंडिया रशिया ने साथ में, वो कई देशों में बेचा जा रहा है वो। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है वो एक तरीके का। अब ये सब कहां से आया? ये सब आया बेसिकली कहां से, जब ग्लोबलाइजेशन हुई। इंडिया का इकोनॉमी को आपने दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया। जोड़ने से हुआ क्या? जोड़ने से ये हुआ कि वहां का नॉलेज, पढ़ने का तरीका, रिसर्च का तरीका, कैसे चीज़ों को बनाया जाता है, समझा जाता है, हम उस बात को समझ पाए। हमारे लोग भी उस फील्ड में गए, हमने डेवलप किया, और इसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से क्या हुआ, हम भी इस योग्य बन पाए कि हमने अपना डिफेंस सेक्टर खुद क्रिएट किया। हमारे लोगों ने अपना खुद का न्यूक्लियर मिसाइल जनरेट किया, है ना। कितने लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपना न्यूक्लियर प्लान सक्सेसफुल कर पाए। तो ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या कह सकते हो इसके एडवांटेजेस हैं। कल्चरल ट्रांसफर का मतलब होता है कि हम लोग थोड़े एडवांस हुए, सोचने समझने की शक्ति होती है जो हम लोगों की थोड़ी सी बढ़ी। पुराने ज़माने में थोड़ा बहुत कास्टिस्ट मेंटेलिटी हुआ होती थी, बहुत रिलीजियस मेंटेलिटी होती थी। ठीक है,
अपने से छोटा समझना किसी को अपने से एकदम से बड़ा समझ लेना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ लेना, ये सारे गुण थे भारतीय समाज के अंदर। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझे कि भाई समानता क्या होती है, ठीक है, समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, ठीक, ये जब विषय हम समझ पाए, कल्चरल ट्रांसफर आ गया। चलो अमेरिका में तो देखो भेदभाव को मिटाने के लिए ये काम किया गया, क्यों ना हम भी ऐसा करें। हमें लगा कि भाई उस देश में तो बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होता है, तो लोग पब्लिक खुद चुन रही है अपने रूलर को, तो क्यों ना हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ठीक है। तो इस किस्म से क्या होता है, कल्चरल ट्रांसफर भी होता है, कल्चर का ट्रांसफर होता है इस तरीके से, ठीक है। एक होता है इश्यू ट्रांसफर। इश्यू ट्रांसफर का भी क्या होता है, बहुत बड़ा महत्व है। इश्यू ट्रांसफर कैसे होता है भाई, इश्यू ट्रांसफर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है, जैसे कि मान लो अब दुनिया में इश्यूज क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे आप देखो कि रशिया और यूक्रेन का अगर वॉर हो रहा है, इश्यू वॉर में इसका एग्जाम्पल हो सकता है। देखो मैं जो भी बात आपको बता रहा हूं, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, और अगर आप कोई करंट से रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकते हो ना अपनी इस बात के अंदर, तो मान के चलो कि सबसे बेटर चीज हो जाएगी, उसके बाद तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो, मैं तो आपको कल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको नोट करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, हमारे टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का, आप वहाँ पे जाओ, नोट्स डाउनलोड करो फ्री में बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा देखो इसके आगे इश्यू ट्रांसफर से मैंने बताया, अब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो रशिया यूक्रेन का वॉर केवल उन दो देशों की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे देशों की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ये दोनों दुनिया को वीट सप्लाई करते थे, इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे इंडिया आता था, अब दोनों लड़ाई में लग गए, इनके चक्कर में कई देश भूखे मरने लग गए, ठीक है। इंडिया के ऊपर एक ओवरबर्डन आ गया कि भाई आप वीट सप्लाई करो, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, इश्यू ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा माइग्रेशन का इश्यू होता है, तो पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा होती है कि हाँ भाई यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ टेररिज्म हो रहा है, तो इश्यूज का ट्रांसफर हुआ, लोग संवेदनशील होना शुरू हुए एक दूसरों के मुद्दों के प्रति। अब इश्यू कैसा भी हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के अंदर या इस बुक के अंदर आप कह सकते हो हम एनवायरमेंटल इश्यूज की ही बात करेंगे। ये एडवांटेजेस है ग्लोबलाइजेशन के, इसके साथ आप कह सकते हो कि कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके साथ साथ में। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, देखो उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, तो डिसएडवांटेज में क्या क्या आता है, पहली बात तो इसने इनइक्वालिटी को बढ़ाया है, इनइक्वालिटीज को इसने बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसने समझ लो कि अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। दूसरा आप कह सकते हो कि इसने एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को बढ़ावा दे दिया है इसने बहुत ज्यादा, ठीक है। तीनों विषय क्या है मैं देखो ध्यान समझाता हूं। इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है भाई, इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद से क्या हुआ, जो अमीर और गरीब के बीच में जो फर्क था, जो कि ऑलरेडी पहले के बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे फर्क और ज्यादा बढ़ने लग गया। जो अमीर व्यक्ति था ऑलरेडी, जब इकोनॉमीज मैच हुई तो वो दूसरे देश में चला गया, भाई पैसा उसके पास था तो अमेरिका चला गया, वहां बिजनेस करने लग गया, अमीर आदमी और अमीर हो गया, ठीक है। गरीब आदमी क्या हो रहा है, फिर वो और गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इससे। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है, कोई देश आया, अब उसने क्या कर दिया, पर्टिकुलर सेटअप लगा दिया, ठीक। जैसे आपको पाकिस्तान चाइना का एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत बड़ा तगड़ा एग्जांपल है। चाइना वालों ने जब वहां पर अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगानी शुरू की, कंस्ट्रक्शन शुरू की रोड वगैरह में, तो अपने लोग वहां भेजने शुरू कर दिए, ठीक है, अपने लोग वहां भेजने लग गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमको जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है आपके लोग वो काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको अपने लोग भेजने पड़ेंगे। तो अपने उनके लोग वहां काम कर रहे हैं, उनके लोग वहां काम कर रहे हैं, और उनके जो अपने देश के लोग हैं उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही, ठीक। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी तो होता है, हमने पढ़ी ना इस बात को। तो अब एक बैंक है, उसमें कोई खाता लिखने वाला एक बंदा है, वो पैसा नगिन के दे रहा है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ भाई, एटीएम लग गई बाहर मशीन, बंदा खुद ही नंबर डाल के तो जो बंदा ये जॉब करता था ऑलरेडी उसकी जॉब तो चली गई ना,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो जाएंगी वैसे वैसे क्या होता है, जॉब चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है इससे। ठीक। एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे इस बात को अफेक्ट करते हैं? कोई कंपनी है, वो कंपनी उस देश में आना चाहती है भाई, तो कंपनी के जो देश को शासक होंगे, जो गवर्नर होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, जो भी रूलर होंगे उसके, उनसे बात करेगी। वो कहेगी भाई हम आपके देश में ये सेटअप लगाना चाहते हैं, तो हम अपने लॉज में जरा हम चाहते हैं आप अपने देश में ना ये लॉ बदल दो थोड़े से। ठीक है, तो कई बार देश सोचता है कि चलो इसी बार थोड़ी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, बाहर से लोग आए हैं तो हम मान लेते हैं उनकी बात। देखिए, तो उनकी बात आज वो एक बात मनवा रहे हैं, कल वो कोई और बात मनवाएंगे, फिर वो परसों कुछ और बात मनवाएंगे। तो एक तरीके से आपके देश के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोई बाहर से कोई आकर के आपकी सोवर्जिनिटी को चैलेंज कर देता है एक तरीके से। ठीक, तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। जैसे आपको इंडिया के रेफरेंस में अगर बताऊं तो जब दिल्ली में दंगे हुए थे 2020-22 की बात है ये, दिल्ली में दंगे हुए तो बहुत सारी न्यूज़ जो थी, फेक न्यूज़ जो थी वो फैलाई जाने लग गई, और उससे क्या हुआ, र्यूमर्स फैले लोगों के बीच में थोड़ा और गलत मैसेजिंग गई। सीए के दौरान ये हुआ, यही फार्मर प्रोटेस्ट जब हुआ तब भी ये काम हुआ। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम के ट्विटर के जो यहाँ पर सीईओ थे उनसे बात की और कहा कि भाई ये कुछ अकाउंट्स है, हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर पाबंदी लगाओ थोड़ी सी। उन्होंने मना कर दिया, लाइक नहीं हम ये नहीं करेंगे। तो एक्चुअली में इससे क्या पता लगता है, किससे पता लगता है कि कोई ना कोई शायद उनको भी पता है कि ये शायद उनके हेल्प से ही हो रहा है काम, एक इकोसिस्टम का वो भी पार्ट बन जाते हैं एक्चुअली में। तो ये काम ना होने पाए, इसलिए जरूरी होता है क्या कि हम विदेशी कंपनियों को, ठीक है ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो आना जाना तो रहेगा, लेकिन उनके ऊपर एक कंट्रोल बना के रखें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे नुकसान दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट के कुछ हॉट इश्यूज होते हैं जो कि हमको पता होने ही चाहिए, कंपलसरी है कि अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इश्यू आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। वो किसका है? ओजोन लेयर डिप्लीशन का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन क्या होती है? देखो, ओजोन एक गैस होती है जो कि O3 होती है। ठीक है, O3 गैस इसका फॉर्मूला है ओजोन का। अभी ओजोन होती क्या है, मान लो हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ के क्या है, हमारी अर्थ के बाहर तक कुछ दूर तक तो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है, इसमें कई सारी हवाएं वगैरह जिनसे हम सांस वगैरह लेते हैं। अब इसी जो हवा है इसके बाहर एक लेयर बनी हुई है एक्चुअली में, एक बाहर क्या बनी हुई है, कैसे अलग से एक लेयर बनी हुई है। इस तरीके से मैंने वो लेयर ऐसे बाहर नीली नीली लेयर बना दी मैंने। ये लेयर क्या है? ये ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी की रक्षक कही जाती है। क्यों रक्षक कही जाती है भाई? रक्षक इसलिए कही जाती है क्योंकि जो सनलाइट है, सन से लाइट जब आती है अर्थ के ऊपर तो उस लाइट के अंदर यूवी रेज होती हैं। कौन सी रेज होती हैं? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। अब ये पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी लोक में प्रवेश कर गई तो लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आई इरिटेशन की कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये जो बाहर की लेयर है क्या करती है, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर आती है तो इस सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। अल्ट्रावायलेट रेज सिर्फ और सिर्फ इस ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर नहीं आ पाती, बाकी सारी रेज पृथ्वी के अंदर आ जाएगी, अल्ट्रावायलेट नहीं आ पाएगी पृथ्वी के अंदर। तो रोकने का काम कौन कर रहा है? ओजोन काम कर रही है। लेकिन ह्यूमंस ने यानी मानवों ने कई बार डेवलपमेंट के चक्कर में ऐसे ऐसे काम कर दिए, इससे ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई, धीरे धीरे पतली होने लग गई। पतली क्या, कई जगहों पे तो गायब हो गई थी, अंटार्कटिका में छेद हो गए थे इसके अंदर। तो उससे क्या हुआ कि वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो एंटर कर गई इस तरीके से अर्थ के अंदर। सवाल पूछा जा सकता है कि भाई क्यों हो जाता है वैसे? रीजन अगर मैं बात करूं, अगर मैं कारण की बात करूं कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण क्या क्या होते हैं, तो दो मेन कारण है। एक तो है सीएफसी गैस, सीएफसी गैस हिंदी में इसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद आती है एक चीज आपकी पॉल्यूशन। ये दो जो है वो मेजर कंपोनेंट है जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसको? ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ओजोन को जब नुकसान पहुंचाया जाने लग गया तो ओजोन को बचाने के लिए, एक्चुअली में देखिए जगह थोड़ी कम है, मैं एक बार कर देता हूं।
आपको ये सब नोट करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो ओजोन को बचाने के लिए कई सारी क्या हुए संस्थाएं, कई सारे जब पूरे वर्ल्ड के लोग बैठे तो उन लोगों ने समझौता किया, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में मीटिंग हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको। आपको कुछ 2-4 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो बिल्कुल रटे होने चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी नाम बता दे रहा हूं, याद करके चले जाना, चारों को एग्जाम में कोई 2 जरूर दिखेंगे। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अच्छे से पढ़ना, क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से पढ़ना, रियो अर्थ समिट अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। इसके अलावा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये चारों कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना आप, ठीक है। इंडिया में अगर बायोडाइवर्सिटी पढ़ सकते हो तो फिर बहुत, उससे सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ये 5 टॉपिक अगर आपको आते हैं तो मान के चलो इन्वायरमेंट में इससे बाहर का टॉपिक ही नहीं बन पाता, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में हुआ था, और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, और कितने देशों ने की थी ये? 198 कंट्रीज ने इसमें क्या किया था, साइन किया था कि हाँ हम इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मानेंगे, ठीक है, और अपने यहाँ पर लागू करेंगे ताकि हम ओजोन लेयर को बचा सके, क्योंकि ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, किसी एक देश की प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूएनईपी, एक इवेंट, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रामिंग, ये क्या, ये भी एक संस्था है। ये क्या करती है, ये इस बात को देखती है कि सारे देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे उन्होंने जो कसम खा रखी थी कि हम ऐसा पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो उनकी बात यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाई जाएगी कि भाई ये लोग जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। उसके अलावा प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई बार कुछ देश बड़े गरीब होते हैं बेचारे, साउथ अफ्रीका वगैरह जो देश हैं, अब वो करना भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, उन्हें पता नहीं है कुछ भी। तो यूएनईपी संस्था क्या करती है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है कि आप ये काम करो, तो इससे क्या होगा कि आप भी इसके अंदर सहयोग दे पाओगे अपना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें हैं, और इससे काफी प्रभाव पड़ा भी है। 1980s में जो अंटार्कटिका में बिल्कुल होल हो गए थे, आज के टाइम पे उनकी हालत कई गुना ज्यादा अच्छी है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, जो नंबर, अब मैं 2 की चीज बताता हूं। नंबर 2 पे आपको ISO के बारे में पढ़ करके जरूर जाना, ISO, ठीक है। आप अपने घर के लिए कोई भी सामान खरीदो, प्लास्टिक का, लोहे का, ऐसा कुछ सामान डेली लाइफ में जब हम खरीदते हैं, तो ISO क्या है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर चीज की गुणवत्ता तय करता है कि भाई ये चीज अगर ऐसी है तो ये कैसी होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ISO सर्टिफाइड चीजें जो होती है बढ़िया मानी जाती है कि हाँ भाई पूरे वर्ल्ड एग्री है इसके ऊपर कि हाँ भाई ये इतने रुपए अगर आपने इस चीज के लिए पे किए हैं तो आपको इतना तो सामान मिलना ही चाहिए, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ISO 900 भी 1 होता है, एक तुम्हारा 14001 भी होता है, तो कई सारे ISO हैं, इसको डिटेल में पढ़ लेना। अभी मैं इसके बारे में बस मैंने बता दिया, ठीक। मैं आपको इसके अंदर एक तीसरी बात जो है रियो के बारे में बताता हूँ। रियो जो समिट है, ठीक है, रियो डिक्लेरेशन कहते हैं इसको, रियो डिक्लेरेशन। रियो है कहां पे? रियो ब्राजील का एक शहर है, बहुत फेमस शहर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस शहर है रियो, ठीक है। तो रियो में क्या हुआ, 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये रियो डिक्लेरेशन? 1992 में ये सम्मेलन हो गया था, जिसमें ये बताया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? हम लोग ध्यान देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग ध्यान देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हर देश अपना विकास तो करे, लेकिन विकास इस प्रकार से करे कि संसाधनों का, ये रिसोर्सेज का इतना मिनिमम यूज हो, ठीक है, ताकि ये रिसोर्सेज जो है हमारी अगली जनरेशन के लिए बच सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया, कहाँ गया, रियो डिक्लेरेशन के ऊपर, क्योंकि ये माना गया कि भाई जो रियो डिक्लेरेशन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये क्या करेगा, रिसोर्सेज को बचाएगा, रिसोर्सेज को बचाएगा, एनवायरमेंट को क्लीन रखेगा, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में बैलेंस बनाने का काम करेगा। ऐसा इमेजिनेशन किया गया, माना गया इस चीज को, ठीक है।
अब होता क्या है कि एक बार जून में इसका मीटिंग हो गया 1992 में, उसके बाद Rio+5 और Rio+10, ये दो इनके टारगेट हैं, एम है। क्या क्या है देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप इसके अंदर पढ़ोगे Rio+5, Rio+5, तो Rio+5 नाम से पता लग रहा है कि 1992 में शुरू हुआ, तो 5 साल उसमें बढ़ा दो। तो Rio+5 कब हुए? Rio+5 हुआ 1997 में, ठीक है। ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स चूज किए गए थे? अगर टॉपिक की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कौन सा था? वो था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट निकाला गया जो दुनिया मानेगी उसे एजेंडा 21 कहा गया। यानी कहा गया 21 एजेंडे हैं, पूरी दुनिया को इनके ऊपर काम करना है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है कि डेवलपमेंट माइक्रो लेवल डेवलपमेंट करता है। वुमेन को इक्वल राइट देना, गरीब पॉवर्टी को मिटाना, गरीबी को मिटाना, गरीब से गरीब आदमी के लिए अच्छी हेल्थ और एजुकेशन अवेलेबल कराना, ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। ऐसा नहीं केवल एनवायरमेंट बचा रहा है, ऐसा काम नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही किया गया कि भाई ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, तो हमें हर देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उस रिसोर्स का भी पूरा का पूरा ध्यान रखे, ठीक है। तो ये रियो डिक्लेरेशन। इसके बाद रियो का एक आता है 10+10, Rio+10। तो Rio+10 जैसा कि आप नाम से पता लगा सकते हो भाई, ये 2002 में आ जाएगा, 5 साल और आगे बढ़ा दो। ये जो हुआ था ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। ये हुआ था कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। ये समिट हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, शायद इसी ग्राउंड के ऊपर, यहीं पे ग्राउंड है, इसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के मार दिए थे, अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक ठाक है तो शायद यही वो ग्राउंड है, ठीक है। किसी को पता हो तो बता देना, ठीक है। ये मत बोलना क्रिकेट नहीं देखते, हम दिन में पढ़ाई करते हैं, पता है तुम कितनी पढ़ाई करते हो। तो चलो, अपना जो हिसाब किताब है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में तो मैंने आपको बता दिया, PDF अवेलेबल करवा दी गई है और वो आपको मिल जाएगी। ये आपको पता होने चाहिए एक्चुअली में। इसके बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास, वो टॉपिक कौन से बनते हैं? वो बनते हैं ऑप्शनल टेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन आता है ऑप्शनल टेक्नोलॉजी, वैकल्पिक तकनीक जिसे कहते हैं, वैकल्पिक तकनीक। तो वैकल्पिक तकनीक का क्या मतलब हो गया भाई? वैकल्पिक तकनीक का ये मतलब हो गया कि जो नॉर्मल ट्रेंड है, जब उस नॉर्मल ट्रेंड से हटके हम कुछ काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने लग गए, पेट्रोल डीजल के तो बन ही रहे थे, CNG उसमें पहला रिवॉल्यूशन आया, अब इलेक्ट्रिक आ गया कि भाई हटाई दो पेट्रोल डीजल को, है ना। हम लोग सोलर एनर्जी की बात करने लग गए, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ करके हम लोग नॉर्मल तरीके से वाटर से कैसे एनर्जी बना सकते हैं उससे बात करने लग गए, यानी जो रीन्यूएबल सोर्सेज है उनकी बात करने लग गए हम लोग धीरे धीरे। तो जो ये सारी टेक्नोलॉजीज आई ने ऑप्शनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि ठीक है भाई, एक काम करने का दूसरा तरीका भी था, लेकिन आप उससे थोड़ा हट के एक नया तरीका लेकर के आए जो कि ज़्यादा इको फ्रेंडली हुआ, ठीक है। अब इसके कई सारे फायदे थे। फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो इसका था, एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज यही था, ये इको फ्रेंडली है। क्या है ये इको फ्रेंडली है, ठीक, और सस्टेनेबल है। क्या है? सस्टेनेबल है। ये दो उसके सबसे बड़े फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है सारे फायदे फायदे हैं, डीमेरिट मतलब नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कॉस्टली है, ठीक है। कोई गाड़ी खरीदने चले जाओ, बोलो पेट्रोल दिखा दो, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन दिखा दो, इलेक्ट्रिक वाला डबल रेट में आ रहा होगा उसके, ठीक है। तो कॉस्टली है, ये इसका डीमेरिट है। उसके अलावा क्या है कि अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं भी नहीं है लोगों में। लोग सोचते क्या पर्यावरण में अपना काम करो ना। लोग एनवायरनमेंट के इश्यू को लेके सेंसिटिव नहीं है, मेन इश्यू ये पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या है? फिजिबिलिटी नहीं है। फिजिबिलिटी नहीं है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप अगर किसी ने पेट्रोल वाली गाड़ी ले ली
तो दुनिया में उसको कभी पेट्रोल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ये तो गारंटी की बात है। 10-10 कदम पे पेट्रोल पंप होते हैं अपने, है ना, दुनिया किसी भी कोने में पेट्रोल पंप मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले और किसी बहुत पिछड़े इलाके में चला जाए, क्या वहां चार्जिंग स्टेशन मिलेगा उसे? हो सकता है लाइट भी ना मिल पाए उसको। ठीक, तो क्या है, फिजिबल नहीं है। अगर कोई करना भी चाहे तो क्या हो जाएगा, फिजिबिलिटी नहीं है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम है ऑप्शनल टेक्नोलॉजी। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे क्या होता है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट। जैसे मैंने बताया कि एक बार मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, किसी भी लैंग्वेज वाले हैं तो दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जुडिशरी के रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाता है। मतलब ऐसा एग्जाम्पल आपको पता है जहां पर बोल देंगे कि जुडिशरी ने कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो एनवायरमेंट के लिए, तो इसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक केस है, एमसी मेहता वर्सेस इंडियन फेडरलिज्म। एमसी मेहता बनाम भारतीय संघ। इसमें क्या हुआ था, इसे ओलियम गैस लीक भी कहते हैं। इसको क्या नाम कहते हैं, इसे कहते हैं ओलियम गैस लीक केस। इसे ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। बेसिकली दिल्ली में ना, दिल्ली का केस है पूरा का पूरा। तो दिल्ली में एक सिटी, उसका नाम था श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो जब ये अपना प्रोडक्ट बना रही थी कंपनी, तो क्या हुआ कि उसके फैक्ट्री से कुछ जहरीली गैसेस निकलने लग गए। ठीक है, तो वहां के क्या हुआ कि मालिक तो मान नहीं रहा है, तो लोग अगल बगल उन्होंने कंप्लेंट कर दी, पीआईएल डाल दी इस बात को लेकर के। तो भारतीय कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस इंडियन फेडरलिज्म के केस में क्या कहा, आर्टिकल 21 की बात की उन्होंने। इसकी बात की, आर्टिकल 21 की बात की। और आर्टिकल 21 में क्या कहा गया, आर्टिकल 21 क्या है, जीवन का अधिकार है। यानी हर व्यक्ति जो है वो जिंदा रहने वाला, वो एक स्वच्छ पर्यावरण डिजर्व करता है। ठीक है, आप उसके आसपास के, कंपनी के मालिक ने कहा तुम अपने घर में करो ना, मैं तुम्हारे घर में थोड़ी कुछ कर रहा हूं, लेकिन आप जो काम करो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भाई एमसी मेहता एक रिकॉग्नाइजेबल केस बन गया कि भाई आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप एक क्लीन एटमोस्फेयर, क्लीन एनवायरमेंट डिजर्व करते हो। ठीक, तो ये इस तरीके से क्या हुआ, फिर वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी अल्टीमेटली, और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ किसी भी एनवायरमेंटल केस के लिए। आज भी इसका रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, ऐसे तमिलनाडु में एक पलार नदी में एक पोल्यूशन हुआ था, उसका भी एक पीआईएल गया था। तो कई सारे तरीके हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक बन जाएंगे। एक नेपाल का केस आता है, बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, रुको मैं लिख देता हूं यहां पर। नेपाल का एनरॉन पावर प्रोजेक्ट, एनरॉन पावर प्रोजेक्ट, ये नेपाल का एक पावर प्रोजेक्ट था। ठीक है, बेसिकली ताकि नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी बड़े लेवल पे आ जाए। अमेरिका ने लगाया था आकर के, अमेरिकन कंपनी थी, उसने कहा था नेपाल में हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था, इतनी वहां पर इतना मास प्रोटेस्ट हुआ इस बात को लेके, कई तरह के लोगों ने कई तगड़े तगड़े प्रोटेस्ट किए। ठीक है, अमेरिकन कंपनी एक्चुअली में यही ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करके इनके देश में घुसने की कोशिश कर रही थी, ताकि अगल बगल के देशों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन क्या हुआ, वहां के लोगों ने ऐसा प्रोटेस्ट किया, इतना भयंकर प्रोटेस्ट किया वहां पर कि मतलब ये कंपनी अल्टीमेटली छोड़ के भागी गई। किस किस रीजन पे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, जिस जगह पर लगा रहे हैं वहां से बहुत सारे लोगों को हटा दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि सामाजिक प्रभाव बहुत खतरनाक पड़ा। भाई जहां पे पावर प्लांट का प्रोजेक्ट बनेगा, कई सारी हानिकारक चीजें इसमें से रिलीज हो रही हैं, वो क्या कर रही है, पर्यावरण को दूषित कर देंगे। तीसरा ये है कि पॉलिटिकल इश्यू बन गया। इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी उसने इस इश्यू को ऐसा उठाया कि मतलब जैसे पार्टी राई का पहाड़ बना के बताती भी तो है कि भाई ये तो जरा सा प्रोजेक्ट आएगा, बोलेंगे अमेरिका को बेच दिया, तो उनका अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट जो है बंद करना पड़ा। डिटेल में एक बार पढ़ लेना इस प्रोजेक्ट को, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा है आ जाते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। जब मैं बात करता हूं किसी देश का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट फैक्टर, मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट फैक्टर पे। तो किसी भी देश में डेवलपमेंट फैक्टर जब देखा जाता है तो क्या देखा जाएगा? सबसे पहले वहां पर देखा जाएगा इमोर्टल रेट क्या है, ये देखा जाएगा उस देश में लिटरेसी कैसी है, शिक्षा का क्या, लिटरेसी का रेट क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, हर व्यक्ति जो है वो कितना कमा पा रहा है, पर कैपिटा इनकम। उसके अलावा इन्वायरमेंट इश्यूज को, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है वहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, ये भी देखिए। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसको लेकर के चेक किया जाता है कि हाँ भाई एक देश जो है वो असली में डेवलपमेंट कुछ कर भी रहा है, नहीं कर रहा। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि पैसा ही पैसा कमा रहा है तो बस बहुत डेवलप देश है, नहीं। अपने नागरिकों का किस प्रकार से ध्यान रखा जा रहा है, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कई बार जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो कंट्री डेवलपिंग होगी वो आमतौर पे अपोज करती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं? डेवलपिंग कंट्री प्रॉब्लम, देखो हम सब जानते हैं कि दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं। एक होते हैं डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, विकसित देश। एक होते हैं अंडर डेवलप, अभी बेचारों को डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं पता, अंडर डेवलप है वो। एक आते हैं डेवलपिंग, दोनों के बीच में आ जाते हैं ये, ठीक है। विकासशील देश जिसे कहा जाता है, भारत उसी का हिस्सा है। अब जो देश बड़ा डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप है, तो हाईली लिटरेट लोग हैं, शिक्षा उक्षा की व्यवस्था अच्छी खासी है, लोग टॉपिक को समझते हैं, विषय को समझते हैं, तो वो लोग, उनको समझाना बड़ा आसान हो जाता है किसी बात को लेकर के। जो बिल्कुल ही अंडर डेवलप है, उस बेचारे को डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है कोई। वो कहता भैया हमें तो भैया यही जंगल चाहिए, यही पेड़ चाहिए, यही नदी चाहिए, इस पर बांध भी नहीं बनना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए एक्चुअली में उसको। अब जो डेवलपिंग वाले हैं, ये देश बेचारे फंस जाते हैं। इनके पास कुछ तो बड़े मॉडर्न टाइप के लोग होते हैं, हमको ये भी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, मेट्रो चाहिए। अब कुछ रूढ़ी कंजर्वेटिव लोग भी, भाई हमको जंगल ही चाहिए, नदी पे छूना नहीं है, पहाड़ को छूना नहीं है। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। तो ऐसी कंट्रीज आमतौर पे क्या होता है, मॉडर्न दिखने के चक्कर में, डेवलप्ड कंट्रीज से अच्छी दोस्ती दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, दोस्ती तो कर लेते हैं, ऊपर जाके साइन तो कराते हैं कोई सा भी कि भाई हम तो जी इसका भी ये क्योटो प्रोटोकॉल मानते हैं, हम तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल मानते हैं। एक्चुअल जब बात आएगी तो भाई मान ही नहीं पाएंगे ये लोग, इतनी टर्म कंडीशन लगा देते हैं ये लोग। तो डेवलपिंग कंट्रीज आमतौर पे इस चीज का ठीकरा फोड़ देते हैं डेवलप कंट्रीज के ऊपर कि भाई इन लोगों ने अपना अपना डेवलपमेंट तो कर लिया, आज जब इन्वायरमेंटल इश्यू आ गए तो क्या हो रहा है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, ठीक है। तो इनसे फाइन ज्यादा लिया जाए और हमें मौका दिया जाए डेवलप करने का, हमने क्योंकि अभी उतना विकास नहीं किया है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको पॉइंट बताने की कोशिश करी जिससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अगर आपको इतने पॉइंट आते हैं ना तो मान के चलो आप मतलब एग्जाम में बहुत बढ़िया आंसर लिख दोगे। जो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, आप इसी को इलेबोरेट करके लिखोगे, अच्छे एग्जांपल्स के साथ लिखोगे, करंट एग्जांपल जितना बढ़िया दे पाओगे उतना वेल बेटर रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल करवा दिए, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, उन सब पे जाकर के आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। नीचे डाउनलोड का लिंक भी होगा, बोल दूंगा मैं टीम को, वो लगा देगी। तो आप जाओ फटाफट जाकर के डाउनलोड कर लो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो फिर मान के चलो आपने ठीक नहीं किया, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जिस भी आपको लगता है ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे इसके कुछ एक दिन में पढ़ाई का यंत्र चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो कौन सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस लिख के बता दो। कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।